नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है या फिर सर्वोच्च न्यायालय की क्या शक्तियां हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको संविधान से ही महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती है और इस आधार पर अगर हम देखें तो वो अमेरिका में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका हम दोनों से स्वतंत्र रहकर काम करता है और उस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां भी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उसमें हम पढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को दो प्रकार के विवादों या अभियोगों के संदर्भ में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जिसमें वो सभी विवाद आते हैं, उनमें राजदूत है, सार्वजनिक मंत्री है, वाणिज्य दूत, विदेशी प्रतिनिधि से संबंधित कोई भाग हो। दूसरे में वो सभी विवाद आते हैं जिसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ या अमेरिकी संघ का कोई एक या एक से अधिक राज्य जिसमें पक्षकार हो, तो ऐसे विवाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं। और इस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब कि इन विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई जो है वह जो प्रारंभिक रूप से वह सर्वोच्च न्यायालय में ही होती है। फिर अपीली क्षेत्राधिकार मतलब कि सभी प्रकार के जो अन्य विवाद होते हैं जो ऊपर हमने पढ़े, उसके बाद जो भी विवाद बचते हैं उस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यानी कि वो नीचे के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। तो इस प्रकार हम देखें कि राज्य के न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है और अन्य किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार हम देखें कि सर्वोच्च न्यायालय को कानून के बारे में अपील क्षेत्राधिकार प्राप्त है और इस प्रकार हम देखें कि कांग्रेस उसको नियमित करने का अधिकार भी रखती है। तो इस प्रकार हम देखें कि किन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार को सीमित किया गया है, जिसमें पहला कि वे सभी संघीय कानून और संधियां जो राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दी गई हो। दूसरा, वह मामले जिनमें कि राज्य के किसी भी कानून को किसी भी संघीय न्यायालय के संघ के संविधान और किसी भी कानून या संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया, यानी कि राज्य का कोई ऐसा कानून जो संघीय न्यायालय के संविधान या संघीय न्यायालय के किसी कानून या संधि के विरुद्ध अगर घोषित हो, तो जबकि राज्य के न्यायालयों में राज्यों में उस कानून को वैध घोषित कर दिया गया हो, तो उन न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो इस प्रकार हम देखें कि दोनों प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और अन्य मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय को अपील का अधिकार होता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की वो इच्छा पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम देखें कि संघीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, जिनमें किसी संघीय कानून या संधि का अवैध घोषित किया गया हो या जिनमें किसी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर दिया गया हो। इस प्रकार हम देखें कि संघीय संविधान या संघीय कानून या संधि के विरुद्ध कोई भी अगर नियम है जो राज्य के कानून के राज्य के किसी भी संवैधानिक उपबंध के अंदर है, तो उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। फिर जिला न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध भी अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक यानी सुनवाई का अधिकार, किसी भी मामले को सुनने का अधिकार, प्रारंभिक करने का अधिकार और अपीली अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। लेकिन हम देखें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तरह अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को अपील परामर्श देने का अधिकार नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय की एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो अमेरिका में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस आधार पर अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्ति के आधार पर वहाँ पर कांग्रेस का तृतीय सदन बन गया है, या सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन भी कहा जाने लगा है। वह महत्वपूर्ण शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो न्यायिक पुनरावलोकन की है, जिसके आधार पर वह संविधान के संरक्षण की महत्वपूर्ण स्थिति के रूप में है। इस प्रकार हम देखें कि अमेरिका की जो सरकार है वह उसकी जो स्थिति है वो सर्वोच्च न्यायालय के कर्तव्य और कार्यों में इतनी महत्वपूर्ण है कि वो संविधान की रक्षा करते हुए जो काम करता है वो अमेरिकी सरकार या अमेरिकी शासन व्यवस्था में आकर्षण का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इस प्रकार हम देखें कि अमेरिका में
संविधान की व्याख्या का जो एकमात्र अधिकार है वो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है और अपने इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उन सभी कानूनों की संवैधानिकता या वैधानिकता की जांच करता है जो कि संघीय कांग्रेस या फिर राज्य के सरकारों द्वारा बनाया जाता है। इनमें से किसी भी कानून को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है तब सर्वोच्च न्यायालय अपने उस आधार पर उनकी जांच करता है कि वह कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं। अगर वो संविधान के अनुकूल नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखें कि सर्वोच्च न्यायालय की इसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं और इसी शक्ति के आधार पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि कार्यपालिका द्वारा किए गए वो सब कार्य आते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा किए गए वह सब कार्य या वह सब आदेश आते हैं जो उन कानूनों के आधार पर उसने किए हैं, यानी कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर किए गए हो। तो इस प्रकार हम देखें कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को स्पष्ट करते हुए या उसका परिभाषित करते हुए कॉर्बी ने कहा है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का तात्पर्य न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता की जांच का निर्णय देने के संदर्भ में तथा उन सब कानूनों को लागू करने से इनकार के संबंध में प्राप्त है जिन्हें कि वह अवैध समझे या फिर जिन्हें वह व्यर्थ समझे। तो इस प्रकार न्यायिक पुनर्वलोकन को परिभाषित किया गया है और न्यायिक पुनर्वलोकन की इसी शक्ति के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने आज संविधान की संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका को प्राप्त कर लिया है और उसी आधार पर वहाँ पर न्यायाधीश जो है वो यह कहते हैं कि अमेरिकी जनता संविधान के अंतर्गत है, अवश्य रहती है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। इस प्रकार जस्टिस यह भी कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के आधार पर हम देखते हैं कि उसने कांग्रेस के तीसरे या तृतीय सदन की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर हम देखें कि न्यायिक पुनर्वलोकन की जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है उसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी ही पहल पर किसी कानून की वैधानिकता या अवैधानिकता के बारे में निर्णय नहीं कर सकता। उसके द्वारा यह कार्य तभी किया जा सकता है जबकि कोई व्यक्ति, कोई समुदाय या कोई संस्था किसी विवाद के अंतर्गत किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दे। दूसरा, न्यायिक पुनर्वलोकन के अधिकार का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही वहाँ पर नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ के संघीय न्यायालयों और राज्य के न्यायालयों के राज्यों के उच्च न्यायालयों के द्वारा भी उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इन राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। अब हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है उसका क्या संवैधानिक आधार है, यानी कि क्या अमेरिका का संविधान सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत ही देता है। तो इस संदर्भ में कुछ विवाद है। तो अमेरिका में यह विवाद अक्सर होता है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। कुछ पक्ष कहते हैं कि इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति का मनमाने तरीके से प्रयोग किया है। यानी संविधान सभा में एक सदस्य ने यही कहा था कि जिस ढांचे की या जिस संविधान की पूर्वजों ने स्थापना की थी उसके अंतर्गत प्रशासन के तीनों भागों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना था, लेकिन अब न्यायपालिका यदि कांग्रेस और राष्ट्रपति के अधिकारों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है न्यायिक पुनर्वलोकन के द्वारा, तो ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है बल्कि संविधान निर्माताओं के विचारों का भी एक प्रकार से उल्लंघन हो गया। तो इस आधार पर न्यायिक पुनर्वलोकन का आलोचना की जाती है अमेरिका में, लेकिन वास्तव में हम देखें तो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का वहाँ संवैधानिक आधार भी है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में इस शक्ति का प्रयोग किया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में यह शक्ति निहित है। संविधान के अनुच्छेद 6 में हम देखें कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह संविधान तथा अमेरिका के सभी कानून तथा उसके अनुसार की गई संधियाँ अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा और न्यायाधीश उससे बंधे हुए होंगे। किसी राज्य के संविधान या कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात पाई जाती है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में भी यही कहा गया है कि कानून और औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वह सभी मामले आते हैं जो कि संविधान यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून के अंतर्गत आते हैं या उसके अंतर्गत की गई संधियों के अंतर्गत आते हो।
तो इस प्रकार ये दोनों ही अनुच्छेद जो है वो न्यायिक पुनर्विलोकन की धारणा का समर्थन करते हैं कि संविधान की सुरक्षा बनी रहे, उसकी सर्वोच्चता बनी रहे, कोई भी संविधान का उल्लंघन न करे। यह कार्य सर्वोच्च न्यायालय का ही है और सर्वोच्च न्यायालय कार्य तभी संपन्न कर सकता है जब उसको संविधान की व्याख्या का यानी उसकी संवैधानिकता की जांच का काम सौंपा जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चाहे संघीय न्यायपालिका हो चाहे व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित ऐसे कानून को जो संविधान के विरुद्ध है उसको वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखें कि कानूनों की व्याख्या का जो काम है वो सर्वोच्च न्यायालय का है और संविधान वह कानून होता है और न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करते हुए उसके अंतर्गत संविधान की रक्षा का काम करने का काम करती है। तो इस प्रकार हम देखें कि अमेरिका में जो कानूनों की जो एक जांच का काम है वो न्यायपालिका संविधान की और जनता की एक प्रकार से संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है और जनता के जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए वह संविधान कानूनों की जांच का काम जो है वह न्यायपालिका करती है। तो इस प्रकार हम देखें कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की इस न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग संविधान में निहित है और इसका व्यवहारिक जो प्रयोग है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो किया गया था उसके लिए एक मुख्य विवाद है जो फेमस है 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन वाले विवाद में वहाँ के न्यायाधीश मार्शल द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया और उसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया गया। तब से लेकर अब तक उस सिद्धांत का प्रयोग जो है अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है और विभिन्न कानूनों को जो संविधान के विरुद्ध थे उसको अवैध घोषित किया गया है। तो इस प्रकार अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का क्या महत्व है और वहाँ पर उसकी क्या आलोचनाएं हैं, क्या कमियां हैं। तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।